तो बच्चों, वेलकम टू द इंदौरी मास्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 5.1। ठीक है बच्चों, अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पहले से पढ़ना है जिससे हमको ये बाकी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो आप जानते हो कि यूक्लिड ज्योमेट्री जो है कहाँ से शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था, इसके पीछे क्या लॉजिक थी, एंड देन इसके पोस्टुलेट्स एंड एक्सॉम्स के बारे में हमने बात करी थी। एक्सॉम, अगर आपको ये सब आता है एक्सॉम्स एंड पोस्टुलेट्स, तो बच्चों आप इस चैप्टर को बड़े अच्छे से समझ सकते हो और इसके हर एक क्वेश्चंस को कर सकते हो। जैसे कि पोस्टुलेट एंड एक्सॉम की मैंने एक छोटी सी वीडियो बना रखी है 5 मिनट की, अगर आप वो देख लो तो बाकी ये जो स्टेटमेंट्स है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जो यहाँ पे दिख रहा है, ये कहना चाह रहा है कि मेरे मतलब यूक्लिड ज्योमेट्री के एक्सॉम एंड पोस्टुलेट्स में से कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड फॉल्स है, हमको ये बात करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये पोस्टुलेट समझना है तो उसके लिए जल्दी से फटाफट 5 मिनट की वीडियो जाके देख लो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। ओके बच्चा, चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, इनमें से कौन कौन सा ट्रू है और कौन कौन सा फॉल्स है। तो पहला हम पढ़ते हैं, क्या है कि ओनली वन लाइन कैन पासिस थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अरे फॉल्स है यार, एक सिंगल पॉइंट है मेरे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से एक ही लाइन पास होगी क्या? नहीं सर, यहाँ पे अनगिनत लाइन पास हो सकती है। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट से आप जितनी चाहो, इसका मतलब इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है। क्या बच्चों आपको इस बात से क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फॉल्स। समझ में आ रहा है पहला? ओके। अच्छा, अब हम दूसरी स्टेटमेंट लेते हैं जो कहना चाह रहे हैं कि देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। नहीं बच्चा, अगर मेरे पास देखो, मेरे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, मैंने बोल दिया ए है और ये मैंने बोल दिया बी है। ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इसके बीच में इनफाइनाइट लाइन पास होने का तो सवाल ही नहीं उठता। एक ही लाइन पास होगा। आप क्या बोलोगे? a single line passes through two distinct point, that means that is also false statement। ओके बच्चों। अच्छा, अब थर्ड वन क्या कहता है? द terminated line can be produced indefinitely on the both sided। both sides में हम, बहुत अच्छी बात है, ये सही बात है। अब इसके ये सब क्या है मालूम है? यूक्लिड के पोस्टुलेट से ही है। अगर आपने वो कर लिया तो ये ट्रू फॉल्स तो बहुत इजी है। स्कूल के एग्ज़ाम में पूछता है आपको स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब यहाँ पे बोला कि देखो, मेरे पास दो पॉइंट है, ए है एंड बी है, इनके बीच में एक लाइन तो बन जाएगी। खैर, ए भी मेरा एक लाइन सेगमेंट है। उसके बाद इसको तुम बढ़ाए जाओ ना, बढ़ा जाओ, जहाँ बढ़ाना है बढ़ाओ, आप दिल्ली तक ले जाओ, नोएडा तक ले जाओ, ठीक है, इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हो। इतनी बात आपको, मतलब दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके बच्चे। अच्छा, अब क्या बोलना चाह रहे हैं कि इफ़ मेरे पास क्या है, इफ़ टू सर्कल आर इक्वल देन द रेडियाई ऑल्सो इक्वल। ये तो फोर्थ पोस्टुलेट है सर इसका। मतलब देखो, दो सर्कल है मेरे पास जो बराबर बराबर है, तो भैया इसके रेडियस भी तो बराबर ही होंगे ना। अरे यार, ये तो आड़ा टेढ़ा बन गया। ठीक है, तो ये देखो, थोड़ी सी बड़ी नहीं बनी, लेकिन आप समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर भैया ये दोनों सर्कल बराबर है, हाँ बराबर हो गई, बराबर है, तो ऑब्वियसली इसका जो रेडियस होगा वो भी तो इक्वल ही होगा। ठीक है, रेडियस तो जानते हो ना, रेडियस या सर्कल आप जानते हो जिसका डेफिनेशन होता है लोकस ऑफ एनी पॉइंट। मतलब एक पॉइंट ले लो और उसी को एक सेंटर फिक्स करके चारों तरफ घुमा दो, मतलब दैट्स द ऑल्सो माई ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, एंड देन फिफ्थ वन, व्हाट यू से इन फिगर 5.9, मतलब ये और ये तीन चीज़ दिख रही है हमको। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है, तो ए बी बराबर भी एक्स वाई होगी। अरे यार, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। एक है हमारे पास ढोलू, ये है 50 किलो का, ठीक है। एक दूसरा है हमारे पास मोलू, ये भी है 50 किलो का। और एक क्या है हमारा? ढोंडू,
ठीक है, ये भी हमारे पास 50 किलो का है। ठीक है, तो अब ये बोलना चाह रहा है कि ढोलू का वेट मोलू के वेट के बराबर है ना, और मोलू का वेट किसका नाम, ढोंडू के वेट के बराबर है। तो जस्ट चिल ढोंडू, इसका वेट और इसका वेट बराबर है ना, तो भैया इन दोनों का वेट भी तो बराबर ही है। तो भैया स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास, ट्रू। तो ढोलू मोलू मेरे बच्चों समझ में आया आपको? ओके, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, जो हमें क्या कहता है। यहाँ देखो, ये सेकंड क्वेश्चन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या बोलता है। देखो बेटा, बोले गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, मतलब ये जो टर्म्स लिखे हैं इनके हमको क्या करना है, डेफिनेशंस देना है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीडेड टू बी डिफाइन फर्स्ट, लेकिन ये बोलना चाह रहा है कि इन टर्म्स को आपको डिफाइन करने से पहले कुछ और टर्म्स को डिफाइन करना ज़रूरी है क्या, या मतलब ज़रूरी है क्या। ठीक है, ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई, कोई चैप्टर पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस एंड जो पहले चीज़ें आती हैं वो बता दिया जाए, है ना। व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, मतलब ये हुआ कुल मिला के ये डेफिनेशंस के बारे में आपको डिफाइन करना है, और अगर इनको डिफाइन करने से पहले अगर कोई चीज़ लगती है तो वो आपको लिखना पड़ेगा, एक तरह से इम्पॉर्टेंट वर्क है। तो चलिए अब हम इसको एक एक करके ना मैं तुमको बताता हूँ, बाकायदा लिखा हुआ नोट्स, ठीक है बच्चों, है ना। तो आप उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, है ना, ताकि स्कूल का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से निकल जाए। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे, ये हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, वही वाला क्वेश्चन लिखा है, गिव ईच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस या टर्म्स के डेफिनेशन। तो हमको यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लेन करना है बच्चा। सबसे पहले पैरेलल लाइंस क्या होती है। जैसे कि आप जानते हो लाइन बनती है तो 2 पॉइंट से बनती है। मैं इसको बाकायदा आपको एक डेफिनेशंस के तौर पे होता है, ये हो गए पैरेलल लाइंस, ये हो गए आपकी परपेंडिकुलर लाइंस, ये हो गया एक लाइन सेगमेंट ए बी जो बहुत दूर तक जा रहे हैं इन्फाइनाइट तक, है ना। सर्कल ऑफ रेडियस, ये रहा सर्कल का रेडियस, ये रहा स्क्वायर। लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है, तो ये मैं इसको बड़े अच्छे से बताना चाह रहा हूँ कि फंडामेंटल ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं बच्चों, उनके बेसिक्स डेफिनेशंस के बारे में हम लोग बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ना, आंसर में बिल्कुल हमको लिखना पड़ेगा यस। हमको इन टर्म्स को डिफाइन करने से पहले कुछ और ऐसे टर्म्स को डिफाइन करना पड़ेगा ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सके। तो चलिए बच्चा हम शुरू करते हैं। बोले यस देयर आर अदर टर्म्स विच नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट एंड दे आर फॉलोअर्स। कौन सा है भैया? बोले देखो, सबसे पहले प्लेन बताना पड़ेगा। प्लेन मतलब समझते हो? अरे प्लेन यार, तुम्हारा कॉपी भी तो प्लेन है, कॉपी का पेज जो है वो भी तो एक तरह से प्लेन ही है ना, और कॉपी में ही तो इसे लाइन मारोगे ना बच्चों। ठीक है, तो पहले प्लेन पढ़ोगे तभी तो लाइन खींचना सीखोगे, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइन बोला ना, समझे कि नहीं समझे। तो देखो प्लेन कुछ भी नहीं था, एक फ्लैट सरफेस होता है इन विच ज्योमेट्रिक फिगर्स कैन बी ड्रॉन, आर इज नोन एज प्लेन्स। भैया तुम्हारे पेज ले लो कॉपी के, और उसमें तुम क्या मांडते हो, क्या क्या लिखते हो, क्या क्या बनाते हो, तो वही तो प्लेन है आपका। ठीक है, अच्छा प्लेन के बारे में इतना लिखोगे स्कूल में तो काफ़ी है। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइंस इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इट्स। अरे यार, इसी में लाइन मारो, ये लो लाइन मारो। ठीक है, चलो लाइन मार दी। आगे देखो पॉइंट ये रहा पॉइंट ना, इसका कोई डायमेंशन, ये डायमेंशनल लेस होता है। ठीक है, तो क्या अ डायमेंशनल लेस डॉट विच ड्रॉन ऑन अ प्लेन सरफेस इज नोन एज अ पॉइंट। भैया जहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ ना, ये टैब, इसमें ना बेटा ये भी तो एक प्लेन है ना, ये भी तो एक पेज ही है ना, इसमें मैंने एक डॉट लगा दी तो ये हो गया पॉइंट। अब देखो, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। नहीं, पार्ट ही नहीं है इसका कुछ भी, ये अकेला सिंगल, ये डॉट पॉइंट, बिंदु। ठीक है, बिंदु। अच्छा लाइन, अच्छा लाइन क्या होता है बेटे? अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दैट हैज़ ओनली लेंथ एंड नो ब्रेथ इज नोन एज अ लाइन। मतलब देखो, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, जितने चाहे इन सबको कलेक्शन करके मिला दिया। ठीक है, तो क्या बन गया? ये सबको मिला दिया तो क्या बन गई? लाइन बन गई। क्या इसकी कोई ब्रेथ थोड़ी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ बच्चों वीडियो को पूरी देखना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, अब देखो आगे की कहानी। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस। हाँ भाई, ये ले,
जा इसको भी करो और इसको भी करो। एरो का मतलब समझते हो कि हमने यहाँ से इसको एक्सटेंड करा है, बाकी जा तो ये इन्फिनिटी तक रही है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। अ लाइन इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ। ये जो ये पॉइंट लिखा रहा हूँ ना, ये पॉइंट आपके स्कूल में स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन या फिर ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटे। अब देखो टाइप ऑफ लाइंस, अब हम आ गए असली मुद्दे पे, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब एक के ऊपर एक होता है, मतलब एक के ऊपर ऐसा ऐसा आप कह सकते हो। अरे रेल की पटरी आपने देखा एकदम बिल्कुल पैरेलल लाइंस होती है, और इनके बीच में एक ना फिक्स्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मतलब अगर यहाँ से 4 मीटर है तो यहाँ से भी 4 मीटर ही होगा, आगे भी 4 मीटर ही होगा। 4 मीटर तो खैर बहुत बड़ी होती है, ट्रेन की पटरी लगभग 2 मीटर 3 मीटर की रहती होगी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आर दोज लाइन्स विच नेवर इंटरसेक्ट। अच्छा ये कभी नहीं कटती, और पता चला रेल की पटरी की जगह जाके कट रही तो ट्रेन तो गया ढुस, एक्सीडेंट हो गया, है ना। भाई ट्रेन की पटरी कभी जाके मिलती है क्या, नहीं मिलती है। तो सबसे बेहतर एग्जाम्पल बच्चा रेलवे ट्रैक, किसके लिए, पैरेलल लाइंस के लिए। ओके मेरे बच्चों, क्लियर है। अच्छा, आर ऑलवेज एट अ कांस्टेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी बोला था ना ये कांस्टेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब दो पटरी के बीच में अगर आप डिस्टेंस निकालोगे ना तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगी। अच्छा अब देखो, पैरेलल लाइंस कैन बी 2 और मोर लाइंस, हाँ ना, ठीक है ना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन बना लो, जितनी लाइन बनाना हो पैरेलल, हमको क्या करना बच्चा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, आर दोज लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ प्लेन एट राइट एंगल्स। मतलब ऐसी कोई लाइन से, मान लो ये 2 लाइन्स हमारे पास, ठीक है, लेकिन ये तो पैरेलल लाइंस हो गई, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन को ना ऐसे कर ले रहे हैं। यहाँ देखो, ये देखो, ये समझ में आ रहा है, ये मेरा लाइन L1 है, ये मेरा लाइन L2 है, लेकिन इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब परपेंडिकुलर, अरे L बना लो बच्चों, या उल्टा T बना लो, ये क्या है, यही तो है परपेंडिकुलर लाइंस, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ तक लिखोगे आपका तब भी काम बन जाएगा। द लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, जब ऐसा रहेगा ना राइट एंगल्स पे, तो द लाइन सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, डिफाइनिंग अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये देखो मेरे पास एक इनफाइनाइट तक जा रही है एक लाइन, अब मुझे क्या चाहिए, इसका पार्ट चाहिए। सेगमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, मैंने यहाँ से और यहाँ से 2 पॉइंट को फिक्स कर दिया, एक को ए बोला और इसको बी बोला, तो ए बी जो हो जाएगा ना इस केस में, ए बी इज़ माई लाइन सेगमेंट। क्यों, हमने पूरे लाइन को नहीं लिया, हमने उसका एक छोटा सा पार्ट लिया भैया, तो वो हो गया मेरा लाइन सेगमेंट। अब देखो क्या कह रहा है, व्हेन अ लाइन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एनी फर्दर बिकॉज ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स। भैया मैंने इसको यहीं पे कर दिया एंड, ये भी इसका हो गया भी दी एंड, तो दैट इसके बीच में जो आ रही है वो हमारे क्या हो गया बेटा, पॉइंट्स हो गया। देन द लाइन इज नोन एज अ लाइन सेगमेंट। हाँ तो ठीक है ना भैया, यही तो है, हम भी तो यही पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट, ये काम की बात है बच्ची, यहाँ पे याद रखना, ठीक है। ओके बेटी, चलो अब तो क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल देखो सबको मालूम है, ये हो गया हमारे पास सर्कल और ये होगा इसका रेडियस। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ द लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल टू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। देखो सर्कल का ना एक सिंपल सा डेफिनेशन होता है बेटा, जिसको हम लोग पढ़ते हैं लोकस ऑफ अ पॉइंट। इसका मतलब पॉइंट जानते हो, एक्स कॉमा वाई, यहाँ से एक डिस्टेंस फिक्स करो, मान लो कि ये 1 मीटर है, और यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स कर लो जो भी होगा 2,3, और इसको ना चारों तरफ घुमा दो। क्या करो, इसको ऐसा चारों तरफ घुमाओ, चारों तरफ घुमाओ, तो उसी को बोलते हैं लोकस ऑफ अ पॉइंट। तो ठीक है, तो उसके बाद ये रेडियस हो गया आपका। ओके बच्चे, चलो अब हम शुरू करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर भाई 4 साइड तो रहेगा, और जैसे 4 साइड आ जाता है तो वो जाता है, वो क्वाड्रिलेटरल्स में आ जाता है। अभी आप पढ़ोगे क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल्स इन विच, अच्छा क्या बोलना चाह रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल्स इन विच ऑल द 4 साइड्स आर सेड टू बी इक्वल। बच्चा जानता है कि यार भैया स्क्वायर के तो चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये हमने बना लिया स्क्वायर, बन गया, ठीक है, तो ये सारे साइड्स बराबर होंगे।
अब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, एंड ईच इट्स इंटरनल एंगल्स आर राइट एंगल। स्क्वायर के चारों एंगल क्या होते हैं आपके 90 डिग्री होते हैं। आई होप बच्चों ये डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जो भी स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इसके जो कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। मान ले कि तुम्हारे पास क्या है, 2 पोस्टुलेट्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी है, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट, उसमें एक थर्ड पॉइंट एग्जिस्ट करना है, विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी। मतलब कुल मिला के ऐसा बोलना चाह रहे हैं ये कि हमारे पास ए है और हमारे पास बी है, इसके बीच में कोई सी पॉइंट है, ऐसा इनका बोलना पड़ रहा है। आगे क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर हम डिफाइन करते हैं क्या बोल, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, ठीक है। लेकिन अच्छा, अब डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स। अब इतनी तो इंग्लिश तो पढ़ ली, लेकिन अब मेरी बात सुनो, इनने क्या करा कि भैया 2 पॉइंट दे रखा है हमने। पहली बात बोली कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच में कोई पॉइंट सी है, एक तो ये बात हो गई, और दूसरा क्या बोल रहा है कि देयर इज़ एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट ऑन नॉट ऑन द सेम लाइन। एक पॉइंट पे 3 पॉइंट से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते यार। तो ये बोलना है कि जो पोस्टुलेट्स है ना, क्या ये जो दोनों टर्म्स है वो उसको डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको हाँ या ना बताना है और आपको छोटा सा स्टेटमेंट लिखना है। तो बच्चों मैं आपको साफ साफ बता दूँ, पहले वाले का मतलब भैया 2 पॉइंट के बीच में तीसरा पॉइंट लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है, भाई कर सकता है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात अगर बात करूँ कि एटलीस्ट 3 पॉइंट, भैया एक लाइन जो बनता है ना वो तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है ना। लाइन का मतलब कहाँ गया ये लाइन, दैट इज़ क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है ना। तो सवाल क्यों नहीं आता कि तीसरा पॉइंट हो, तो इसका आंसर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, यस दीज पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स। बोले कैसे, देयर 2 स्टेटमेंट्स आर कंसिस्टेंट एज दे टॉक अबाउट टू डिफरेंट सिचुएशन। जो इन्होंने बोला ना, तो अलग अलग सिचुएशन से दिस स्टेटमेंट डू नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट्स बट वन ऑफ the axioms about given any 2 points a unique line that passed through them it followed। postulate इसका जो 5th axioms है वो आप उसमें जाके देख सकते हो इंट्रो वाली वीडियो में कि 5th postulates क्या होता है बच्चों। ओके, अब हम इसके अगले क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चों हमारे पास कौन सा है, 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, साफ साफ यहाँ पे सुनो। यहाँ पर इन्होंने बोला कि इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी है, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी एंड एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। ये लो हम आराम से कर लेंगे, बहुत इजी सवाल है बच्चा। मैंने मान लिया यहाँ पर, मान लो कि ये हमारे पास एक लाइन है ए बी, ये ए हो गया, ये हमारे पास हो गया बी, और बीच में हमारे पास एक पॉइंट है सी। ये तो अपना डायग्राम तो बन गया, ठीक है। अब देख पा रहे हो जो क्या है, ए बी और बी के बीच में सी बीच में कहीं पर है, और हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो डायग्राम तो अपने बना लिया। बोले गिवन क्या है हमारे पास, तो गिवन है हमारे पास कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये ए सी बी सी बराबर है, ए सी बी सी जब बराबर हो गया तो हमने क्या बोला, नाउ हमको प्रूफ क्या करना है बच्चा, हमको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूव करना है कि सर ए सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी, ठीक है। तो अब हम करते हैं शुरू। तो नाउ वी नो, यहाँ पर हमको एक चीज़ दिख रहा है, हम क्या जान रहे हैं, या फिर नाउ कर लो, वी नो मत लिखो, अब तो बोलो नाउ। क्या यहाँ पर ए बी जो है पूरी लाइन, ये जो लाइन पूरी ए बी है, अब देख पा रहे हो बच्चों, ये पूरी लाइन ए बी जो आपको दिख रहा है, क्या ए सी प्लस बी सी होगा कि नहीं होगा, सीधी बात है, नो बकवास। तो लाइन ए बी इजकल टू हम लिख सकते हैं ए सी प्लस में बी सी, इक्वेशन 1 दे देता हूँ, है ना। और इसको मैं देता हूँ इक्वेशन 1 और इसको मैं देता हूँ इक्वेशन 2, ठीक है। बट यहाँ पर एक बात मालूम है कि यार सर
AC इज इक्वल टू BC मेरा क्या है, गिवन है क्या, ठीक है कि नहीं है। तो मैं बोलूँगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इतनी बकवास करने की ज़रूरत ही नहीं थी बच्चे, सीधा सीधा यहाँ पे जो BC दिख रहा है उसकी जगह AC रख दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस BC को, ये जो एक स्टेटमेंट है यहाँ पर मैं रख देता हूँ। तो AB इज इक्वल टू AC तो पहले से था, इसको देखो बच्चों, इसको देखो, ठीक है ना, देख पा रहे हो आप इसको अच्छे से, इसको देखो, ये चीज़ देख पा रहे हो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया, AC तो ठीक है, और BC की जगह पे हमने रख दिया AC। तो ये AB इज इक्वल टू 2AC हो गया क्या। तो यहाँ पे AB बाई ये 2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 2 इक्वल टू क्या हो गया, AC। तो मैं इस थोड़ा सा लिखता हूँ बच्चों कि देयरफॉर AC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। ये हो गया ना, हैंस प्रूव्ड। समझे कितना सड़ा क्वेश्चन था, अरे रे रे रे। अब हम इसका क्वेश्चन 5th पढ़ेंगे। अच्छा 5th क्वेश्चन क्या है मालूम है, बिल्कुल 4th वाला ही है। इसमें बस एक छोटा सा चेंज है बच्चा। क्या बोलना चाह रहा है कि इन अ क्वेश्चन पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन AB, देन प्रूव दैट एवरी दैट लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन पॉइंट। अरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा। ये एक स्टेटमेंट के तौर पे पूछ सकता है या किसी भी तरीके से पूछ सकता है। इसने क्या बोला मालूम है, सुनो मेरी बात। मेरे पास एक लाइन है AB, मान लिया अपन ने क्या है, ये AB है, ठीक है। इनका बोलना भाई साहब का कि क्वेश्चन नंबर 4 को देख के, भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि ये जो है मेरा AC, वो जो C है AB और AB के बीच का मिड पॉइंट है। लेकिन ये बोलना चाह रहा है कि यार कोई भी एक लाइन हो, भाई लाइन कैसे भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, अड़ी हो, तिड़ी हो, ठीक है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। इनका बोलना पड़ रहा है कि क्या इन दोनों के बीच में एक ही मिड पॉइंट होता है क्या, एक ही मिड पॉइंट। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, मेरे पास भाई मिड पॉइंट एक ही होगा, क्योंकि आधा तो आधा होता है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, आधा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली AC बराबर आपका BC हो जाएगा। कब होगा, इफ़ C इज़ एट मिड पॉइंट। मतलब ये स्टेटमेंट कुल मिला के सही है। बिना सर पैर की बात थी, लेकिन बात बहुत सही थी कि किसी भी दो लाइन के बीच में, किसी भी लाइन का एक ही मिड पॉइंट होता है। समझा बच्चा, इसको अपने जहन में बिठा लो। अब हम इसका कौन सा क्वेश्चन करेंगे बच्चों, 6th वाला क्वेश्चन करेंगे, जो कैसा है अभी हम आपको दिखाते हैं। क्या बोलना चाह रहा है कि इन अ फिगर, ठीक है भैया, ये रहा इसका फिगर भी हमने देख लिया। AC बराबर BD, कहाँ गया AC, ये रहा, ये जो AC है ना, AC इज इक्वल टू BD। अब देख पा रहे हो, आधी आधी बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। हाँ भैया, चलो अब अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो मैंने बोला चलो भैया सॉल्यूशन शुरू करो बच्चे के डिमांड पे, ओके। पहला देखो, क्या मैं यहाँ पे बोला ना, इन सबसे पहले क्या देकर रखा है, इफ़ AC बराबर BD, ठीक है। ये हमको क्या है भैया, गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है हमको क्या भैया, AB इज इक्वल टू CD। तो नाउ हम करते हैं इसका प्रूफ, नाउ हम देते हैं इसका प्रूफ, अपन करना शुरू करते हैं। तो ये जो है ना मेरा AC, ये जो अपने को गिवन है, क्या मैं AC को ऐसा लिख सकता हूँ, डायग्राम देख पा रहे हो बच्चों आप, क्या मैं AC को ऐसा लिख सकता हूँ, AB प्लस का BC। चलो इसको तो इक्वेशन 1 लेना ही पड़ेगा अपनों को, ठीक है ना। अब एंड हमने ऐसा कर लिया। एक और चीज़, क्या आप ये BD को देख पा रहे हो, किसको लिया अपन ने, AC को। तो अब हम इस BD को लेते हैं, कहाँ गए BD, ओ सॉरी BD। तो हम BD को क्या लिखेंगे बच्चे, BC प्लस का CD। अरे क्या बात है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है भैया, है ना। ये BD मोटा हो गया क्या, एक मिनट इसको सुधार देता हूँ मैं। ये
बी डी। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी सी डी कहाँ दिख रहा है आपको, इधर कहीं ए बी दिख रहा है और इधर कहीं सी डी दिख रहा है, ठीक है। अब एक काम करो, तुम ना इन दोनों को ऐड कर दो। क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो। ऐड मत करो, इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। मैंने क्या करा मालूम है, अब वन इक्वेशन अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 माइनस में इक्वेशन 2 कर दिया, मतलब ये ए सी माइनस का हो जाएगा आपका बी डी इज इक्वल टू ए बी। मतलब कैसे, तुमको नहीं समझ में आ रहा बच्चों, एक काम करो एकदम बिल्कुल ऐसे कैसे लिखो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जाएगा ए सी बराबर ए बी प्लस का बी सी, और ये जाएगा बी डी बराबर बी सी प्लस का सी डी। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है बच्चा, नीचे का साइन चेंज हो जाता है। आपको अगर नहीं मालूम तो हमको बता दो, 10th क्लास में आपको पढ़ना ये पड़ेगा। जो पहले से साइन है ना वो बदल के दूसरा साइन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी माइनस का बी डी हो जाएगा, और ये बी सी और बी सी तो कट गए प्लस माइनस, इधर आ गया ए बी माइनस का सी डी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, बट आपको गिवन दे के रखा था, गिवन ए सी बराबर बी डी, क्या देकर रखा था, ए सी बराबर बी डी। तो ये टर्म जो होगा ए सी माइनस में ए सी, क्योंकि हमने बी डी की जगह क्या रख दिया, ए सी बराबर ए बी माइनस का सी डी। अरे ये तो हो गया ना ज़ीरो, तो ए बी माइनस का सी डी। थोड़ा सा दिखने में गंदा दिख रहा है लेकिन है बहुत इजी। अब इधर से कर लो किसी एक को, माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो ए बी बराबर सी डी, हैंस प्रूव एच पी। ओके बच्चा, हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, सेवेंथ क्वेश्चन आपको फिर से वही फिफ्थ एक्सॉम पे आना पड़ेगा। और एग्जाम आप जानते हो एग्जाम क्या होता है, एग्जाम का मतलब ये होता है मैथमेटिकली प्रूव। भैया हमने बोला, भाई ने बोला करने का मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो 100% सही है विदाउट प्रूफ। हमने ऐसा बोला तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा, मैथ्स में तो ऐसा ही होता है। चलो बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और मेरी चैनल को थोड़ा सा ग्रो कर दो बच्चों, काफ़ी परेशान हूँ मैं। ओके बच्चा, थैंक यू, थोड़ा मदद करो।